हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का सेशन कर रहे हैं, जिसमें आपका पेपर नंबर 2 है, बिजनेस लॉ। ठीक है ना। बिजनेस लॉ में हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट, सॉरी पार्टनरशिप लॉ। ओके, अकाउंट भी है तो अकाउंट में पार्टनरशिप अकाउंट है। और ये है आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 चल रहा है आपका। ठीक है, जिसमें हमने पिछले सेशन में सेक्शन 9 को कवर किया था, उसके बाद सेक्शन 10 और सेक्शन 11, सेक्शन 12। अभी इस सेशन में हम क्या करेंगे, अपना सेक्शन 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो आई होप कि ये सारे सेक्शंस को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और इसे अच्छे से समरी वाइज आपने लर्न किया होगा। ठीक है ना। तो ये भाई करते चलिएगा, अदरवाइज भाई ये थ्योरी पोर्शन है, लिखने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। अगर ये डे टू डे आप भाई पढ़ते जाओगे और क्या करते जाओगे, समरी बनाते जाओगे, तो ये प्रॉपर अच्छे से आपको याद रहेगा। ठीक है। लेट्स गो अहेड, हम पढ़ेंगे अब सेक्शन 13। ठीक है ना। इसमें क्या, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। हमने आपको एक क्या पढ़ाया था, चार पांच वो पढ़ाए थे, एलिमेंट्स पढ़ाए थे पार्टनरशिप में। तो इसमें एक एलिमेंट था आपका म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज या लाइबिलिटीज। तो वही है आपका म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। ओके। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, सेक्शन 13 सबसेक्शन क्लॉज ए, a partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business। कह रहा देखो, सब्जेक्ट टू कंट्रैक्ट का मतलब है यदि कंट्रैक्ट में क्या है, रिटेन है, लिखा हुआ है, तो ठीक है। अदरवाइज क्या है कि पार्टनर इज नॉट इंटाइटल टू रिसीव रिमुनरेशन फॉर टेकिंग इन द पार्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कि मतलब कि तुम बिजनेस में कंडक्ट कर रहे हो, टेक पार्ट कर रहे हो, मतलब कोई भी ड्यूटी कर रहे हो, तो उसके बदले आपको रिमुनरेशन मिले, एक ये जरूरी नहीं है, ये आपका राइट्स ही नहीं है भाई, ये आपका बिजनेस है। आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो आप किस प्रकार का रिमुनरेशन ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये अलाउ नहीं है। सब्जेक्ट टू द कंट्रैक्ट, एक चीज याद रखना भाई, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कहता है या फिर एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड में आपका लिखा हुआ है, तो ठीक है, ठीक है ना, डीड में आप लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा है, तो ठीक है, चलेगा। बट अगर हम ये बोले कि नहीं भाई, कि ऐसे इन नॉर्मल कोई भी पार्टनर क्या करता है बिजनेस में, क्या करेगा भाई, बिल्कुल बिजनेस में क्या काम है पार्टनर का, बिजनेस में काम है भाई कि वो क्या करे, कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी भी प्रकार की ड्यूटी है तो उसे परफॉर्म करेगा। ठीक है ना। ओके। तो वही चीज है, तो उसके बदले वो किसी भी प्रकार का रिमुनरेशन नहीं इंटाइटल करेगा। ठीक है ना। तो अब हम क्लास बी के बारे में देखेंगे। क्लास बी में क्या है आपका, चलो। क्लास बी में द पार्टनर्स आर इंटाइटल टू शेयर इक्वली द प्रॉफिट अर्न एंड सेल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म। देखो, अब ये भी कह रहा है अगर आपकी भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या होगा, आपका यहाँ पे इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग होगा। हमने अकाउंट में भी पढ़ाया था ये चीज, ये कंसेप्ट। यदि पार्टनरशिप डीड क्या है, अब्सेंस है, तो आप प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई, अगर नहीं एग्रीमेंट, आई मीन एग्रीमेंट है, तो एज पर एग्रीमेंट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जो भी आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर रखा है। वेयर अ पार्टनर इज इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। आप क्या करोगे, आउट ऑफ प्रॉफिट क्या करोगे, इंटरेस्ट को भाई पार्टनर्स के बीच, भाई अगर उसमें क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल में कितने परसेंट इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। मान लो 9%, 6%, 10%, 11%। तो क्या होगा, उसके लिए वो क्या है, इंटाइटल्ड है, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो। अगर नहीं लिखा हुआ है तो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अ पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पजेस ऑफ द बिजनेस एनी पेमेंट आर एडवांस, कह रहा है
making for the purpose of the business and payment and advance beyond the amount of a capital he has agreed to subscribe he is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum। देखो, अगर कोई पार्टनर क्या कर रखा है, कैपिटल तो मान लो वो अलग बात हो गई है, बट अगर क्या है कोई पार्टनर क्या करता है, एडवांस में पैसा पे करता है, तो उसके अगेंस्ट में उसे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर एग्रीमेंट अब्सेंस है, अगर एग्रीमेंट अब्सेंस नहीं है तो जो भी वो लोग डिसाइड करेंगे वो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो नॉर्मली 6% ही मिलता है एडवांस में, क्योंकि पार्टनरशिप आपकी है भाई। आप ज्यादा एक्सपेंस दिखाने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ज्यादा दिखाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा लगाएंगे तो एक्सपेंस ज्यादा आएगा, एक्सपेंस ज्यादा आएगा तो पार्टनर सिर्फ हम का प्रॉफिट कम आएगा, जब प्रॉफिट कम आएगा तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को क्या करने के लिए भाई, ये लूफॉल ना हो, इसलिए उन्होंने 6% इसमें कोट कर दिया है। ठीक है ना, क्लॉज डी में। फिर क्या है, द फर्म shall indemnify a partner in respect of a payment made and liabilities incurred by him। क्या है, द फर्म शैल इंडेमनिफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। मतलब किसी पार्टनर के मिसकंडक्ट या फिर किसी भी वजह से क्या हो जाता है भाई, लॉस हो जाता है, तो वो पार्टनर क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा। द फर्म शैल इंडेमनीफाई, सॉरी, मतलब कि यहाँ पे पार्टनर नहीं, मतलब फर्म क्या करती है, इंडेमनीफाई करती है पार्टनर को इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। और सेकंड है आपका, in doing such act in an emergency for the purposes of protecting the firm for loss as would be borne by the person ordinary prudence in his own case under similar circumstances। देखो, कभी कभी क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती है कि पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट या पार्टनरशिप फर्म को लॉस ना हो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पार्टनर क्या करते हैं भाई, किसी भी प्रकार का एक्ट करते हैं, और उस एक्ट से उस पार्टनर का नुकसान हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म उसे क्या करती है, इंडिमनिफाई करती है। ठीक है, अगर मान लो सपोज कोई इमरजेंसी आती है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भाई पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया पार्टनर की वजह से, बट भाई अब वो क्या है, मिसकंडक्ट नहीं किया है। ठीक है ना, क्या नहीं किया है, मिसकंडक्ट नहीं किया है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मतलब कि जैसे उसका खुद का बिजनेस होता, वो जो एक्ट लेता वही एक्ट लिया है, तो उसके लिए वो पर्सनल लाइबल नहीं होगा। ओके, एफ पॉइंट पे क्लॉज एफ है, अ पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कास्ट बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट। अब देखो, हमने ऊपर भी पढ़ाया था, यदि कोई पार्टनर विलफुली क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है, विलफुली नेग्लेक्ट करता है, तो वो क्या होगा, पार्टनर फर्म को इंडेमनिफाई करेगा लॉस जो भी उसकी वजह से होगा, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, अब आपको भाई अच्छे से सेक्शन 13 समझ में आ गया होगा। ये अब क्या थे, इसके सारे के सारे क्लॉज थे। क्लॉज ए में क्या था कि भाई पार्टनर इज नॉट इंटाइटल टू रिसीव रिम्यूनरेशन व्हाट टेकिंग इन द पार्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, बी है, सी है, तो हम इन सारे क्लॉज को आगे पढ़ेंगे। राइट टू रिम्यूनरेशन, कोई भी पार्टनर पर रिम्यूनरेशन के लिए लाइबल नहीं हो सकता है जब तक अनटिल एंड अनलेस एग्रीमेंट में क्या नहीं हो भाई, प्रिस्क्राइब्ड नहीं हो, या फिर एग्रीमेंट में पहले से आपने डिसाइड नहीं किया। नो पार्टनर इज इंटाइटल टू रिसीव एनी रिम्यूनरेशन इन एडिशन टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। भाई अगर आप बिजनेस में टेक पार्ट करते हैं, मतलब कि अपना तो उसके बदले आपको प्रॉफिट मिलता है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, बट
This rule can always be varied by an express agreement or by the course of dealing। मतलब यदि एग्रीमेंट में क्या है आपका लिखा हुआ है कि भाई रिमरेशन इस पार्टनर को इतना मिलेगा, तो फिर उसको मिलता है, ठीक है ना। इन विच इवेंट द पार्टनर विल बी इंटाइटल टू रिमरेशन, दस अ पार्टनर कैन क्लेम रिमरेशन इवन इन द absence of a contract when such remuneration is payable under the continued uses of the firm। In other words, where the customary to pay remuneration to partner for conducting the business of the firm, he can claim it even in the absence of a contract of फॉर द पेमेंट ऑफ द सेम। मतलब कि एग्रीमेंट में नहीं लिखा, अगर फिर भी किसी भी प्रकार का आपका क्या है, कस्टमरी टू पे रिमुनरेशन है, तो इस केस में पे करना पड़ जाएगा। ओके। अब आपका आता है क्लॉज बी। क्लॉज बी में क्या आता है, राइट टू शेयर प्रॉफिट। मतलब पार्टनर्स क्या करेंगे, प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं या फिर एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या किया जाता है, से ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है ना। पर राइट टू शेयर प्रॉफिट, अ पार्टनर are entitled to share equally in the profit and so contribute equally to the losses sustained by the firm। The amount of a partner share must ascertain by inquiring whether there is any agreement in that behalf between the partners। If there is no agreement, then you should make a presumption of equally and the burden of the providing that the share are unequal will lie on the party allying the same। मतलब कहने का ये है कि यदि आपके बीच किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करोगे आप, इक्वली ट्रांस डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपस में बाय द फर्म। The amount of a partner share must be ascertained by the acquiring whether there is any agreement in that behalf between the partners। If there is no agreement, then you should make a presumption of the equality and the burden of providing that shares are unequal will be to the party allying। पार्टी क्या है भाई, रब करें, party allying the same। Okay, there is no connection between the proportion in which the partner shall share the profit and proportion in which they have contribute toward the capital of the firm। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट को कैपिटल शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे। भाई कैपिटल को पीएसआर रेशियो में बांटा जाता है, अगर पीएसआर रेशियो नहीं है तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेक्शन 13 सबसेक्शन सी, द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी देयर बिफोर अ पार्टनर कैन बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन मनी ब्रॉट बाय हिम इन द पार्टनरशिप बिजनेस। फर्स्ट क्या है, एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट आर प्रैक्टिस ऑफ द पार्टिकुलर पार्टनरशिप आर। देखो क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग मस्ट बी देयर बिफोर पार्टनर कैन इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन मनी ब्रॉट बाय हिम द पार्टनरशिप बिजनेस। कह रहा है कि इंटाइटल करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि एग्रीमेंट में क्या है, एक्सप्रेस्ड है, ठीक है ना। प्रैक्टिस ऑफ द पार्टिकुलर पार्टनरशिप एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट, या फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजन विच इंटाइटल टू हिम सच इंटरेस्ट। तीन केसेस में वो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लाइबल रहेगा। फर्स्ट क्या केस क्या है, एक्सप्रेस हो एग्रीमेंट में। सेकंड क्या है, स्टैच्यू वो एनी ट्रेड कस्टम तो दैट इफेक्ट आर, मतलब कि कस्टम ट्रेड एंड कस्टम पे डिपेंड करता है, या फिर अगर आपका कोई प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ता है, तो पे करेंगे। ओके। हम्म। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप तीन तरीके से, यदि आपका एग्रीमेंट में एक्सप्रेस लिखा हुआ है, या फिर एनी ट्रेड या कस्टम की वजह से आपको देना पड़ सकता है, या फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाई फोर, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। हमने आपको बताया था यदि आपका क्या है, सपोज पार्टनर मेक एन एडवांस टू द फर्म इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू कंट्रीब्यूट
by him. In such case, the partner is entitled to claim 6% interest per annum while interest on capital account ceases to run on dissolution. The interest advance kept running even after dissolution and up to the date of payment. मतलब कहने का, यदि कोई पार्टनर है भाई, ये कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, पार्टनर है, ओके, ये पार्टनर है। अब इसमें से ये पार्टनर क्या कर रखा है भाई, ये सारे पार्टनर क्या कर रखे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखे हैं, बट यहाँ पे ये क्या है, एक पार्टनर है जो कि एडवांस में भी दे रखा एज ए लोन सपोज, ठीक है ना, तो एडवांस के बदले उसे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। और एक चीज याद रखना, अप टू द डेट ऑफ पेमेंट आफ्टर डिजुलेशन, मतलब डिजुलेशन भी हो जाएगा, जब तक आप पेमेंट नहीं पे कर देते हो तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। राइट, अब क्या है, राइट टू इंडेमनिफाइड, यूरी पार्टनर है द राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म। अगर क्या है, हर एक पार्टनर का राइट है टू इंडेमनिफाई बाय द फर्म in respect of payment made and liability incurred by him in the ordinary proper conduct of the business of the firm as well। मतलब प्रॉपर बिजनेस में क्या कर रहे हैं, वो कंडक्ट कर रहे हैं ऑर्डिनरी कोर्स में, और किसी भी प्रकार का पार्टनर का लॉस होता है तो पार्टनरशिप फर्म को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इन इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फॉर एनी लॉस, वही चीज है, कह रहा है प्रोटेक्टिंग द फर्म फॉर एनी लॉस, किसके, किसको, पार्टनर्स को, जो परफॉर्मेंस करता है एक्ट इन द इमरजेंसी में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, उसे भाई इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के प्रूडेंस, एज अ प्रूडेंट वो एक्ट करता है, पेमेंट एंड लाइबिलिटी एंड एक्ट एज अ प्रूडेंट, ओके, क्या है, एंड एक्ट आर सच एज अ प्रूडेंट मैन वुड मेक इनकर आ परफॉर्म इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर circumstances, okay, right to indemnify the firm, right to indemnify the firm, okay, सेक्शन 13 सब क्लाज एफ, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अ पार्टनर मस्ट इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस काज टू विलफुल निग्लेक्ट, मतलब कोई पार्टनर है विलफुली क्या करता है, निग्लेक्ट करता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, ओके, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होती हैं पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप फर्म के बीच म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स की क्या हो सकती है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स की है, और किसकी है, पार्टनरशिप फर्म की है, ठीक है। तो सेक्शन 13 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, आगे का सेक्शन 14 में। आप ये क्लास में सेक्शन 13 तक ही, आप लोग सेक्शन 13 को अच्छे से क्या करें, रिवीजन करें और पढ़ें, इसकी समरी बनाएं, ठीक है ना। ओके, लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।